हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनसे मैं सारे क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा धैर्यपूर्वक बैठना होगा ताकि हम लोग आज लगभग 85 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? यानी भारत में जो संसद है उसमें भारतीय संसद के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? तो एक तो होता है एलएस और दूसरा होता है आरएस। तो एलएस जो है इसको लोअर बोलते हैं, यानी इसको लोअर सदन के नाम से जानते हैं, और आरएस जो है इसको हायर सदन के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अपर मतलब हो जाएगा ऊपर, लोअर मतलब निचला सदन, हायर मतलब उचला सदन। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्यसभा, यानी भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं राज्यसभा के नाम से। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा को अस्थाई सदन हम लोग क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, बी में है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, सी में है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, डी में है बी और सी दोनों सही है। तो दोस्तों यहाँ आप ये चीज़ याद रखना कि राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को कभी भी किसी भी हाल में भंग नहीं किया जा सकता है, यानी राज्यसभा भंग होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग इसको हायर सदन भी बोलते हैं, नहीं अपर सदन भी बोलते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 250, बी है 275, सी है 300 और डी है 500। तो यहाँ पे अधिकतम सीटों की संख्या होगी 250। लोकसभा रहता तो कितना होता? 552। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? यानी यहाँ पे जो प्रभावी संख्या की अगर बात कहे तो आपका सही आंसर हो जाएगा 245, यानी ऑप्शन बी सही है। आज हम लोग दोस्तों ज़्यादा एक क्वेश्चन पे समय नहीं देंगे क्योंकि आज हम लोग को 85 क्वेश्चन करना है लगभग, और 85 क्वेश्चन करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर करते हुए निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को चुने जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 को चुना जाता है, नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, यानी राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि होते हैं? ऑप्शन है राज्यों का, बी है संघ शासित क्षेत्रों का, सी है उपर्युक्त दोनों का और डी है उपर्युक्त में से किसी का नहीं। तो यहाँ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो होता है वो राज्यों से भी होता है और संघ शासित क्षेत्रों से भी होता है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, राज्य यहाँ पे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दोनों से ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व आते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? यानी जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो ऑप्शन ए है संचयी मत पद्धति, ऑप्शन बी है सापेक्ष मत पद्धति, ऑप्शन सी है सूची पद्धति, ऑप्शन डी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संकीर्णीय मत पद्धति, यानी राष्ट्रपति का जैसा होता है उसी टाइप से ये भी होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन ए है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, बी है विधानसभा के सदस्य, सी है विधानमंडल के सभी सदस्य और डी है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, यानी कौन वोट डालता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही
सही होगा। ये नहीं कि विधानसभा के सभी सदस्य नहीं होंगे, विधानमंडल के सभी सदस्य नहीं होंगे और ना ही विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही जाने वाला है? ऑप्शन ए सही जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सही आंसर। आगे अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो किस बात पर निर्भर करता है? ए है राज्य का क्षेत्रफल, बी है राज्य की जनसंख्या, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की जनसंख्या पे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा में सीटों की संख्या है यूपी में सबसे ज़्यादा, और राज्यसभा की बात करें तो इसमें भी यूपी में ही सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है। इसमें होता है 80 और इसमें होता है, और इसमें लगभग 31 होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। यानी राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? यानी कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाएंगे? राज्यसभा में कितने सीट हैं यानी उत्तर प्रदेश से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहार से ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से मतलब का कि यानी जो दो स्टेट दे रखा है वो दोनों में कितना कितना होगा? यानी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सही है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल ये भी सही है, सी है उड़ीसा एवं राजस्थान ये भी सही है, और डी है उपर्युक्त सभी। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? यानी दिल्ली, यानी राज्य जो संघ शासित क्षेत्र जो 8 है उनमें से दिल्ली में जो है राज्यसभा से क्या है, संघ शासित क्षेत्र प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात, सी गुजरात तथा महाराष्ट्र, और डी है महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। 15 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? बिहार से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बिहार से राज्यसभा के लिए 16, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा 16 नंबर का। तो आपका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी सबसे ज़्यादा किस में है, उससे कम और उससे कम। तो आपको पता है, मैंने ही पहले ही बता चुका है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में भी सेम यही है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, यानी किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। यानी राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए 30 साल और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 25 साल, और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए आपको मिनिमम 35 ईयर, और वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 35 ईयर, और राज्यपाल का भी चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 35 ईयर। आपका इतना क्वेश्चन, एक से कितना क्वेश्चन, राज्यसभा से 30 और लोकसभा से 25 और प्रेसिडेंट के लिए 35 और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 और राज्यसभा के लिए भी 35 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, यानी राज्यसभा के सदस्य लेना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अभी मैंने बताया कितना, 30 साल। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, और लोकसभा के लिए 5 साल, राज्यसभा के लिए 6 साल और लोकसभा के लिए 5 साल। अगला क्वेश्चन है,
21 नंबर, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, डी आजीवन। मतलब आजीवन का मतलब क्या कि एक बार चुन लिया गया तो फिर अब वो हट ही नहीं सकता है, तो ये नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अभी भी मैंने बताया कि राज्यसभा में 6 साल और लोकसभा में 5 साल, ये चीज़ें आपको याद ही रखना है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में 1/3 बहुमत जो है क्या हो जाता है, सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, मतलब उसको सेवा से हटा दिया जाता है, यानी उसका 6 साल पूर जाता है, इसलिए वो हट जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? यानी राष्ट्रपति जो है लोकसभा को जैसे भंग कर सकते हैं वैसे राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि लोकसभा को किसी भी हाल में भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? यानी राज्यसभा राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं सबका चुनाव एक साथ होता है? तो ऐसा नहीं है, उसमें से 1/3 बहुमत 2 साल के बाद क्या हो जाते हैं, सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन बी सही है, यानी 1/3 बहुमत का ही चुनाव होता है और उससे हटता भी है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक ऑप्शन है प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 तो है नहीं, आपको बता दें कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद, यानी 2 ईयर बाद, प्रत्येक 2 ईयर बाद 1/3 जो है सेवा उसका समाप्त हो जाता है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो ये लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 बहुमत होता है। तो यानी ऑप्शन ए में है प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ये नहीं होगा। आगे है प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, इस पर बाद में बात करेंगे। सी है प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, यानी 3 तो है नहीं। डी है प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, ऐसा नहीं है, आपको पहले ही मैंने लिख चुका है कि 2 वर्ष और 1/3, यानी आपका बी सही आंसर हो जाएगा, सी और डी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको 4 कथन दिए हुए हैं और चारों कथन को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250, ये आपका सही है, पहले ही मैंने बता चुका है कि यानी 250 होगा, ये सही है। आपको आंसर वो लगाना है जो गलत हो। राज्यसभा की निरंतरता का प्रतीक है, यानी 26 नंबर, राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, तो ये आपका यही गलत होगा, यानी 2/3 नहीं 1/3 होता है। यानी कह रहा है कि कौन कथन सही नहीं है, तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम देख लेते हैं क्या है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है, ये भी सही है। यानी राज्यसभा और संघ शासित क्षेत्र में जो राज्यसभा का सीटों का जो आवंटन है, सीट किसको कितना होना चाहिए, वो कौन करता है? वो तो आपके अनुसूची 4 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपको बताना है इस बार की कथन कौन सही है। कथन चारों को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है, राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन विधानसभाएं करती है, तो ये सही है, ठीक है। ऊपर उपराष्ट्रपति, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही की बात कर रहा है? तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा नहीं, इसमें कुछ 12 जो है नामित भी किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ये भी गलत है। ये तो सही था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ये सही है, लेकिन उसका अगला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा के निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, ठीक है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है, तो ये आपका सही है। अगला है, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री
पद पर नियुक्त का स्पष्ट शब्द, ये भी गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप एक बार ठीक से इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है, यानी लोक एल और आर एस। बात करते हैं हम एल और आर एस की, तो दोनों में जो होता है क्या 1/10। कोरम के लिए कितना चाहिए 1/10, यानी अगर 250 है, अगर संख्या 250 है तो 1/10 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये खत्म, यानी आपका 25 बचेगा, यही कोरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, तो अब इसमें देख लेते हैं ये कौन ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 29, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। आपको संख्या बताना है, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता चुका है, यानी कोरम की जब भी बात करें तो टोटल सीट कितना है, तो टोटल सीट 250 है, और कितना 1/10 कह रहा है, 1/10 से आप देख लो कितना बच रहा है 25, तो आपका 25 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, यानी राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, आप बताओ दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर दो। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, तो आपको देखना है कि ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति को, किसको अधिकार है, राष्ट्रपति को, बी है उपराष्ट्रपति को, सी है उच्चतम न्यायालय को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका है, राज्यसभा को किसी भी हाल में भंग नहीं किया जा सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उच्चतम न्यायालय हो, कोई भी हो, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, इसलिए तो उसको बोला गया ऊपरी सदन, और ये कभी भंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, किस राज्य में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, कौन सा राज्य, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सदन का सदस्य नहीं माने जाते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑब्वियस है दोस्तों कि इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे तो लगभग, अब ये तो हमको पता है कि अभी हम राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे तो राज्यसभा टिक कर लेंगे, लेकिन जब वही अलग दे दिया जाएगा ना, सब मिक्स करके दे दिएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें जो है बार बार प्रैक्टिस कर करके ध्यान में रखना है। पहले दोस्तों अपना से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना, उसके बाद वीडियो को पॉज करके उसके बाद तो हम बता ही देते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा ध्यान से क्वेश्चन, राज्यसभा की इस बार सभापति की बात कर रहा है, और पीछे जो क्वेश्चन एक हम बताए हैं उसमें राज्यसभा के सदस्य की बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है सभापति का चुनाव कौन करता है। तो आपको देखना है इसमें ध्यान से कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, पी में है लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन कितना 33 नंबर क्वेश्चन है ना, बी, तो ये सी नंबर हो जाएगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और डी है लोकसभा राज्यसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ आपको ये चीज़ देखना है कि जो किसका सभापति का चुनाव करना है, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही सभी सदस्य आ सकते हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं आते हैं। अगर बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य की, तो उसमें सिर्फ कौन आते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ऑप्शन ए है राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बी है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, सी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, डी है इनमें से कोई नहीं, यानी राज्यसभा का जो सभापति है वो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। 34 का सॉरी ये यहाँ पे ये गलत हो गया। 34 नंबर जो है आपको इसके जस्ट पिछला ही क्वेश्चन में बताए हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, इसको चुनते हैं, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये जो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, यानी जो लोकसभा होगा कि राज्यसभा, यानी किसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, असदस्य द्वारा किया जा सकता है।
तो ऑप्शन बी सही होगा, राज्यसभा। राज्यसभा को ही हम लोग सदस्यों द्वारा की अध्यक्षता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यकाल संचालन कौन करता है? तो ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, बी है लोकसभा उपाध्यक्ष, सी है उप सभापति और डी है केंद्रीय गृह मंत्री। तो जैसे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके नहीं रहने पे उपाध्यक्ष जो काम करते हैं, उसी तरह से राज्यसभा में उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति जब नहीं रहे तो उसके बाद उसके जगह पे उप सभापति काम करते हैं। ये सब दोस्तों याद रखना है विशेष रूप से। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के अब उप सभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो जैसे लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य करते थे, वैसे ही इसमें भी राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन कौन करेंगे? ये राज्यसभा के सदस्य करेंगे। लोकसभा में जैसे लोकसभा जो उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य उनको चुनते हैं, वैसे ही राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अध्यक्षता कर सकता है? तो ये नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे, इसलिए ये अपना राज्यसभा का ही काम कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होंगे और प्रधानमंत्री ये भी नहीं होंगे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ए है सीधे जनता द्वारा, बी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी है लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, डी है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। देखिए दोस्तों, ये पहले ही हमने बता चुका है, एक बार ये और क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, लेकिन जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट यानी कि बात करते हैं हम सभापति की, तो सभापति का जो चुनाव है वो कौन करता है? तो एलएस और आरएस के सभी सदस्य। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना कि सभापति की जो बात करें तो एलएस और आरएस करता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जब बात करें निर्वाचन कौन करता है, तो राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य द्वारा किए जाते हैं। ये सब जो हमने जो दोस्तों बता रहे हैं, ये सब क्या होता है कि पिछला जो भी क्वेश्चन बताए होते हैं उसका रिपीटेड हो जाता है बार बार देखने से, और क्या होता है हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? यानी जब भारत जो आज़ाद हुआ और पहली बार जब राज्यसभा के सभापति बने होंगे तो उस टाइम कौन बने होंगे? तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे सर्वप्रथम, यानी जो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने होंगे वही कौन होंगे? इसका वही होंगे प्रथम सभापति हो सकते हैं। तो ये उस टाइम याद कीजिए कि उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप देखिए, ए बलिराम भगत ये नहीं थे, बी है राधा कृष्ण, तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी नहीं थे और बी डी जाति ये भी नहीं थे, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होता है? अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें विशेष रूप से एक ही चीज़ याद रखना है, 1/3 की बात करता है और कितने वर्ष? और 2 वर्ष की बात करता है। अगर जैसे ही इस चीज़ ये मामला आता है तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा, कौन? 1/3 और 2 वर्ष। बी में है इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये सब आप देख लेना। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। डी में इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होते हैं? ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका क्या?
राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो 43 नंबर क्वेश्चन में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बी में आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, सी में किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो इसमें आपको विशेष रूप से याद रखना है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो धन विधेयक गलत है, बी में धनेतर विधेयक ये भी गलत है, डी में संविधान का संशोधन ये भी गलत है। हमने पहले ही बता चुका है आपको कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है इसके तहत अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? यानी कौन सा ऐसा है? तो आपको मैंने पहले ही बता चुका, अखिल भारतीय वाला जो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अखिल भारतीय इसमें देख लीजिए कि अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को की देन है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर में नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है राज्यसभा के प्रस्ताव का। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के प्रस्ताव का। एन में है लोकसभा के प्रस्ताव का, सी में है संसद के प्रस्ताव का, डी है विधानसभा के प्रस्ताव का। तो नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसके अधिकार प्रदान करता है? यानी आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 312 की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 312 में जो है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजित किया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा 47 का सी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन में है केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि ऑप्शन नंबर ए में है राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, लोकसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, डी में संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा उपस्थित, यानी राज्यसभा उपस्थित जो है सदस्यों के 1/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में है लोकसभा के पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो आपको याद रखना है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। यानी लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 दिन। बाकी ये तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर में है लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस समय किसी सीमा में कार्य संपादन न कर सके। यानी 14 दिन में अगर ये नहीं कर पाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये यदि उच्च सदन उस समय सीमा में कार्य संपादन न करे, कितना दिन? तो 14 दिन। तो 14 दिन यही आपका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन बी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन।